नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुभाष सैनी जी से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार तो है ही, साथ में अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं और उसी के साथ लोकतांत्रिक जनमोर्चा के संयोजक भी हैं। आखिर यूपी के टाइम पे और उत्तराखंड के टाइम पे राजनीति में क्या परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि यूपी के टाइम पे ज़्यादा अच्छा था या अब उत्तराखंड बनने के बाद ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार सुभाष सैनी जी। धन्यवाद संदीप जी। जी सुभाष सैनी जी, जैसे कि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और काफ़ी लंबे समय से रुड़की के अंदर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो यूपी का टाइम अच्छा था या अब उत्तराखंड का टाइम अच्छा है? क्योंकि लगभग 24 साल होने जा रहे हैं उत्तराखंड बने हुए, तो उत्तराखंड में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ या यूपी के टाइम पे ज़्यादा अच्छा था? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का और उत्तराखंड में आने के बाद की राजनीति में मैं अंतर करूँ तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आया। उत्तर प्रदेश में यहाँ जहाँ 3 सीटें थी विधानसभा की, एक लोकसभा पर, तो आज वो फिर 9 होगी, 9 की 11 होगी। तो ऐसे ही स्टेट विकास की दृष्टि से तो स्टेट बनाई है, लेकिन उसमें एक अंतर ये आया कि जब ये उत्तराखंड बनने का जो आंदोलन यहाँ चल रहा था तो उस समय हरिद्वार उनके एजेंडे में नहीं था। आंदोलनकारियों के एजेंडे में हरिद्वार नहीं था। मैं बार बार, चूँकि मैं दैनिक जागरण में था उस समय, इंद्रमणि बडूनी जी से मैं खुद सवाल करता था कि क्या हरिद्वार आपके एजेंडे में है, तो वो मना करते थे। चलो, जैसे कैसे ये हरिद्वार इन्होंने शामिल कर लिया, तो आज तक ये पीड़ा एक तो हरिद्वार को भी, हरिद्वार वासियों को भी रही कि अब एजेंडे में नहीं थे लेकिन हमें शामिल कर लिया, और ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड आंदोलनकारियों के भी एक टीस सी रही कि हरिद्वार को शामिल कर लिया जबकि हमारे एजेंडे में नहीं था। तो ये इसी बात को लेकर यही दुविधा आप देखिए कि राजेंद्र बाड्डी जी उसी मुद्दे पर तो लोकसभा सदस्य बन गए थे यहाँ, तो वो थी कि भाई नहीं, इसे बाहर करो। लेकिन हरिद्वार को उत्तराखंड के अंदर लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा होगा कि हरिद्वार जो तीर्थ के द्वार है, यहीं से जो 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। नहीं, वो तो चलो एक धार्मिक आस्था का है मामला, वो भी था। कुंभ क्षेत्र शामिल रहे, जिला भी इसीलिए हरिद्वार बनाया गया था, वो अलग बात रही। मेरा कहना यह है कि ये एजेंडे में नहीं था लेकिन एजेंडे में शामिल हो गया और फिर हम उत्तराखंड में शामिल हो ही गए। जब 2000 में ये वजूद में आया राज्य, तो उस समय की राजनीति, भाई पहले अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद 2002 में चुनाव हुए। तो मेरा कहना है लबो लबाब यहाँ ये कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका था कि वो स्वच्छ राजनीति दे रही थी, कि वो चूँकि कांग्रेस से अपने आप को अलग लेकर चल रही थी और लोगों को भी था। कांग्रेस चूँकि पुरानी पार्टी थी, बहुत सत्ता के साथ कुछ बुराइयां आ भी जाती हैं, ऐसा नहीं, तो लोगों को लगा कि यार भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन देगी, सुशासन देगी, अच्छे कैंडिडेट आवेंगे। और कल्याण सिंह जी का शासन 91 का वो सब ने देखा, एक बढ़िया शासन दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। उसमें पृथ्वी सिंह विकसित जी राज्य मंत्री सिंचाई थे यहाँ, तो उस समय बढ़िया शासन किया इन्होंने। लेकिन जब 96 में और कमियां आ गई, उसके बाद जब 2002 में यहाँ चुनाव हुआ तो यहाँ पैसे को प्रमुखता दी गई, पैसा आगे आ गया। तो यहाँ पैसे वाला, पहले क्या था कि वो बिना पैसे वाले को, एक अच्छी छवि वाले आदमी को चुनाव लड़ाते थे। पहले चंदे से चुनाव लड़ा जाता था। पृथ्वी सिंह विकसित जी, मान्य राम सिंह सैनी जी और जयंत सिन्हा जी, स्वर्गीय, वो भी मिनिस्टर है, तीनों मिनिस्टर है रुड़की से ही। तो ये चंदे से चुनाव लड़े, पैसे वाला ने चुनाव लड़ाता था। और ये ट्रेंड बदल गया उत्तराखंड में आकर, यहाँ पैसे वाले को तरजीह दे दी। यानी जहाँ डॉक्टर राकेश त्यागी जी को चुनाव लड़ाना था भारतीय जनता पार्टी को, वो अच्छे कार्यकर्ता थे, अच्छे पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ सुरेश चंद्र जैन जी को लड़ा दिया। देखो, सुरेश चंद्र जैन से मेरा दुराव नहीं है कोई, लेकिन जो बात कही जाएगी वो कहने में आवेगी ज़रूर। वो पैसे वाले की छवि लेकर आए यहाँ
और यदि उनकी जगह डॉक्टर राकेश त्यागी होते तो एक दूसरा संदेश जाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस को भी फिर ऐसे ही कैंडिडेट को सामने लाना पड़ता। अब उसका क्या कारण हुआ? अब सुरेश जैन जी लड़े पैसे वाले, अब सामने फिर मनोहर लाल जी शर्मा को ले आ गया, वो भी पैसे वाले थे। हुआ तो यहाँ से फिर पैसे वाले से पैसे वाले की लड़ाई शुरू होगी। ये और अब तक यही हो रहा कि पैसे वाले से पैसे वाले की लड़ाई है। वहाँ ये देखा जाए ये पैसे में कितना ताकतवर है और उसकी छवि कैसी है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है या है, वो गौण हो गए सारे मुद्दे। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो आज की राजनीति है वो सिर्फ पैसों की रहेगी। नहीं, पैसा आगे आ गया, अब बिना पैसे वाला चुनाव कैसे लड़ेगा? आप ये देखिए, अभी सुरेश चंद्र जैन जी जब यहाँ 2002 में जीत गए, 2007 में कांग्रेस से यदि फुरकान जी कांग्रेस के कैंडिडेट ना हो तो सुरेश जैन जी चुनाव नहीं जीत रहे थे, चुनाव कहीं और जाता। लेकिन क्या वो फिर धार्मिक आधार पर चुनाव हो गया, ध्रुवीकरण। ये संवेदनशील चुनाव होता है बहुत, रुड़की विधानसभा का, तो हिंदू मुस्लिम में आ गया, हिंदू मुस्लिम आ गया तो सुरेश चंद्र जी फिर जीत गए। लेकिन जब तीसरी बार आया नंबर तो आप देखें कि 2008 में, उसमें मैं भी शामिल था, हम खुद 2007 में लड़े तो हम नहीं जीत पाए विधानसभा में, चूँकि हमारे पैसा कहाँ था, हमारे पैसा नहीं था। अब जैन साहब से मुकाबला कैसे हो? उसके बाद में जब 2008 का चेयरमैन का चुनाव आया तो हमने 5-7 जनों ने मिलकर यहाँ प्रदीप बत्रा जी को चुनाव लड़ाया था। वो पैसे वाला भी था, छवि भी ठीक थी, पढ़ा लिखा भी था और पंजाबी समाज से था। 2 समाज का यहाँ प्रतिनिधित्व रहता है विधानसभा में और चेयरमैनी में यहाँ वैश्य समाज का था, विधानसभा में यहाँ दूसरे लोग आते थे, लेकिन यहाँ वैश्य समाज से 2 बार सुरेश चंद्र जैन जी हो गए। तो फिर पंजाबी समाज से इन्हें लड़ाया, उसमें मैं भी शामिल था इन्हें लड़ाने में। अब यहाँ हमें मलाल इस बात का कि पैसे वाले थे, ये जीत गए। हमें ये था कि चलो पैसे वाले से पैसे वाले का मुकाबला हो, लेकिन राजनीति में क्वालिटी ये दे दे, तो वहाँ वो हमारा प्रयोग जो है अब असफल हो गया आकर। हमें मलाल आज इस बात का है कि जिससे पल्ला फैला के मैंने खुद भी वोट मांगी प्रदीप बत्रा जी के लिए कि भाई जो राजनीति में क्वालिटी ये देगा, मिठाई में दे रखी वही राजनीति में देगा, और 100 रुपये शासन सामेंगे, 10 ये मिला होगा, पैसे वाला है तो एक क्वालिटी डाउन हो गई थी, तभी आप 2019 का चुनाव आप लड़े थे? नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में ये जीत गए, 12 में ये विधानसभा जीत गए, उसी बिना पे के अच्छा आदमी है। हम चाहते हैं कि अच्छा आदमी राजनीति में आवे, भले वो पैसे वाला हो। हम सुरेश चंद्र जैन जी को ये नहीं कह रहे वो खराब आदमी है, ये नहीं हम बिल्कुल कह रहे, अच्छे आदमी हैं। और आज साबित कर दिया इनके 16 साल के कार्यकाल ने बत्रा जी के कि वो इनसे ठीक थे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि एक परिपाटी पड़ गई, और जब ये चुनाव 2012 का जीत गए कांग्रेस से विधानसभा का, 2 पद आ गए, रिकॉर्ड था। कभी एक तो रिकॉर्ड ये बना इन्होंने, एक रिकॉर्ड बना मान्य राम सिंह सैनी जी 3 बार रहे, और ये भी तीसरी बार जीते विधानसभा अब 2022 में। तो इन्होंने क्या किया कि जो हमने इन्हें कहा था, ये तो जब भी मना करते भाई आसानी में करता, ये बिजनेसमैन आदमी है। अब इन्होंने फिर अपना हित साधना शुरू कर दिया, और रुड़की के जो हितों की लड़ाई हम लड़ रहे थे, लोकतांत्रिक जनमोर्चा गैर राजनीतिक संगठन की राजनीतिक संगठन बना के लोक तांत्रिक जनमोर्चा की आप बात कर रहे हैं, उसके बैनर के तले आपने चुनाव लड़ा था 2019 का। तो क्या प्रदीप बत्रा जी की क्वालिटी, जिस क्वालिटी को देखते हुए आप लाए थे उनको, वो क्वालिटी डाउन पड़ गई थी? नहीं, वो तो डाउन हो गई थी, वो तो 2012 में होगी। चूँकि देखिए इनके ताल्लुकात मुख्यमंत्रियों से रहे, आज भी हैं। मेरा कहना जो है वो चाहे मयंक गुप्ता जी हैं, सुरेश चंद्र जैन जी हैं, या फिर ये हैं बहन कल्पना जी हैं, या और बहुत से यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष पहले राजेंद्र चौधरी भी रहे, अब भी राज्य मंत्री है श्यामवीर सैनी जी हैं, तमाम लोग हैं यहाँ। यदि मुख्यमंत्री जी से आपके संबंध हैं तो उनका लाभ रुड़की को क्या मिला? रुड़की को तो लाभ मिला नहीं। अब ये परेशानी इस बात की आ गई कि प्रॉपर्टियों से सभी जुड़े हुए। रुड़की की लाभ की बात कर रहे हैं, अगर तो देखा जाए रुड़की में जितने भी सरकारी विभाग हैं ज़्यादातर रुड़की के अंदर ही हैं।
जैसे अर्थक्वेक डिपार्टमेंट है, आईआईटी डिपार्टमेंट है, आपका बंगाल इंजीनियर डिपार्टमेंट है, जितने बड़े डिपार्टमेंट है, जितने सरकारी संस्थान है, सारे रुड़की के अंदर है। तो रुड़की को तो ज़्यादा लाभ नहीं तो कौन लेगा उन्हें? भाई जो सिस्टम में बैठ गया वही तो लेगा। अब बार बार कहेंगे जी चंडीगढ़ बना देंगे, उसे बना देंगे। अरे भाई आप कैसे बना देंगे ये बताइए आप। ये है नहीं कि विजनरी नेता नहीं आया। आप विजनरी नेता ये पढ़े लिखे हैं और पैसे वाले भी हैं, अच्छी छवि वाले भी हैं। तो रुड़की के विकास में इनकी भूमिका क्या रही? कोई बड़ी योजना यहाँ नहीं आई। बताया वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, और वो उसके बाद जो ये हवाई अड्डे की तो बात की बात है, रुड़की की सड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी रुड़की के तो हाल ख़राब हैं। आप ये देखें एडीबी योजना, वो बड़ी योजना थी यहाँ। उसमें यदि ये सही तरीके से खड़े होकर उसे यहाँ संचालित करते तो वह योजना कहीं ना कहीं कारगर होती, और आज ये रहता कि भाई वास्तव में यहाँ काम हुआ है। अब देख लो उसमें कई महीने तो क्या साल लो तो यहाँ उसमें गर्दे में। सुभाष सैनी जी, आपकी बात रोक रहे हैं। आप कह रहे हैं एडीपी योजना सबसे बड़ी योजना थी, लेकिन एडीपी का खामियाजा रुड़की को आज भी भुगतना पड़ रहा है। हाँ भाई वही तो कहा, भाई क्वालिटी तो कब दोगे आप? जब आप अपने आप को सही रखोगे। आपकी नीयत क्या है पहले तो यह है। अब यहाँ पहले ही दिखा दौड़ा लें कि यदि मैं ये बनता हूँ तो ये प्रॉपर्टियाँ होंगी, और यहाँ तक नहीं कि ऊपर शासन स्तर उसका दखल है, शासन स्तर तक का दखल है उसमें पैसे में। तो फिर रुड़की का विकास कैसे होगा? अब ईमानदारी यदि है, आप ईमानदार हैं रुड़की के विकास के लिए, तो वास्तव में ईमानदार बनो। तो ये है मेरा कहना। अब ईमानदारी नहीं है, रुड़की के विकास को लेकर संजीदा नहीं है कोई। ये परेशानी आ गई जनता के साथ। आपके द्वारा समय समय पे आवाज़ उठाई जाती है। अभी जैसे पिछले कुछ दिन पहले भी आपने जो हमारे रुड़की विधायक हैं उनका एक पुतला दहन कर रहा था। पुतला देखिए ऐसा है, ये तो एक मात्र संकेत है विरोध का, एक तरीका है। वो रुड़की विधानसभा क्षेत्र में ही शेरपुर गांव आवे 2017-18 में वहाँ 2 चौकीदारों की हत्या हो जाती है, और वो मृतक आश्रित जो विधवाएं हैं वो भी कांड भी हमने खुलवाया। प्रधानपति जेल भी मैंने ही वो कोतवाली घेराव के अपने लोकतांत्रिक जनमोर्चा के बैनर बहुत सारे साथी उसमें आए, और वो खुला भी है। वो जेल भी गए, लेकिन इन्होंने घोषणा करी, मदन कौशिक जी ने वहाँ जाकर मृतक के घर जाकर जहाँ मातम था वहाँ जाकर घोषणा करी भाई 2.5 लाख हम दुआएंगे। वो गरीब विधवाएं आज भी बेचारी ये सोचती हैं कि सरकार हमें वो पैसे देगी। आप देखें जिसके यहाँ जो करने वाला दिन में मजदूरी कर रहा, रात को चौकीदारा कर रहा, और वो ही चले जाएं हैं, और निर्दोष, कोई उनका दोष नहीं था। वो सिर्फ इसलिए मरवा दिए कि भाई जिसके यहाँ वो चौकीदारा करते थे वो लाला जी कि भाई ये डर जाएगा और इसे होने पौने में इसे हमें ज़मीन को बेच देगा, बस इतना था और कुछ नहीं था उसमें। तो इन्होंने क्यों घोषणा करी? वो सरकार से पैसा आना था। आज तक वो 2.5 लाख रुपए मृतक आश्रित विधवाओं को इन्होंने नहीं दिलवाया। उसमें कई बार मैंने एजिटेशन करे, इनके पुतले फूके, यहाँ असर नहीं है, इन पर कोई असर नहीं है। ये है तो क्या करें? और हम पुतले ना फूकें, सब यात्रा ना निकाल लें तो क्या करें हम? बताइए आप। कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ा ही है मेरा कि मुझे कोई दुकान नहीं दी, कोई मकान नहीं दिया, या मैं पैसे की मांग कर रहा। मेरा कोई ऐसा नहीं है। देखो मेरा व्यवहार। अच्छा, आप भी 2 बार हैं, लेकिन इरादा है आपका या नहीं? नहीं, अब देखिए जब तो मैं निर्दलीय लड़ा 2 बार में। अब चूँकि कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ मैं, अब पार्टी बीच में है, अब पार्टी को डिसीजन करना है। यदि उन्हें लगता है कि हम कहीं कंसीडर हो सकते हैं तो कंसीडर करेगी पार्टी हमें, और मेरा मानना है कि कंसीडर उन्हें करना भी चाहिए। लोकतांत्रिक जनमोर्चा एक रुड़की ज़िले की मुहिम लेकर बड़ी बड़ी रैलियां हम इस बैनर पर कर चुके हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 5000 वोट हमारे पास, वो ऐसी वोट हैं जो बिना दारू के और बिना पैसे के वोट हैं वो मेरे पास, ऐसे ही नहीं। सैनी जी, अगर जो कांग्रेस ने आपको कंसिडर कर भी दिया, आपको टिकट दे भी दिया, तो किस तरीके से रहेगा आपका दृष्टिकोण के रुड़की कैसी होनी चाहिए? नहीं देखिए, फिर तो पार्टी का है, पार्टी हाईकमान तय करती है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी की ही मंशा होती है नीचे। मान लो पर्टिकुलर मैं चाहूँ ऐसा नहीं होता मेरे कहे से।
मेरी देखिए मेरी तो एक कार्यशैली होती है ईमानदारी की, किसी की भी। मान लो जैन साहब रहे विधायक, तो व्यक्तिगत उनकी क्या नियत है वो देखा जाएगा। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि पार्टी की बात करी है, जीतने के बाद अगर जब पार्टी आपको दबाव देने लगे कि कोई भी कार्य आप निजी तौर पे रुड़की के लिए करने चाह रहे हैं और पार्टी का दबाव आ गया, तो उस टाइम पे जो आज आप अपने ज़मीर को खुला करके बात करते हैं वो उस टाइम भी रहेगी या नहीं? नहीं, रुड़की के हितों की लड़ाई लड़ेंगे हम। यदि रुड़की के हित प्रभावित होंगे पार्टी में भी, तो आवाज़ उठाएंगे हम पार्टी में भी। वहाँ दबाव कहे का है? रुड़की के हितों की लड़ाई लड़ रहे, व्यक्तिगत हित क्या है भाई? आज इस एज में, इस उम्र में हम आगे, जहाँ हम पत्रकारिता ईमानदारी से करी हमने। क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे सुरेश चंद्र जैन जी की, बात हो रही है प्रदीप बत्रा जी की, ठीक है। सुरेश चंद्र जैन भी कहीं ना कहीं पार्टी के दबाव में ही रहे होंगे, नहीं तो कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता कि हमारे शहर का विकास ना हो। ठीक, देखिए मेरा कहना आज भी ये है कि रुड़की ज़िले की लड़ाई हम लड़ रहे मान लो, और इन्होंने जब भी चुनाव आया तो इन्होंने रुड़की ज़िले की बात कर दी, उसके बाद हम बंद कर दी जीतते ही। तो क्यों कर दी भाई? यदि हम कांग्रेस में आए तो हमने कहा माननीय हरीश रावत जी को उससे शामिल होते ही कि रुड़की ज़िला, उन्होंने कहा भाई यदि सरकार आवेगी तो रुड़की ज़िला बनेगा, उन्होंने हम भी भरक की। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे हम कहेंगे जी आप। लेकिन रुड़की एक तरह से अगर तो पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिला बन चुका है, क्योंकि भाजपा में भी रुड़की जिला अध्यक्ष हैं और कांग्रेस में भी रुड़की जिला अध्यक्ष हैं। अरे ये प्रशासनिक दृष्टि से बढ़ना चाहिए ना, ये कहना हमारा प्रशासनिक दृष्टि। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि यदि व्यक्तिगत तौर पर आप मजबूत हैं और जनता के हित के लिए आप काम कर रहे हैं, छोड़ दो आप सारी बात अलग, तो वो नैतिक दबाव पार्टी पे भी रहेगा इस बात का कि ये आदमी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है इसकी, ये जो मुद्दे हैं ये जनहित के हैं, रुड़की हित के हैं, ये पार्टी भी देखेगी, ऐसा नहीं है। एक सवाल यहाँ पे निकल के आता है सुभाष सैनी जी कि रुड़की की जो सबसे बड़ी अगर जो समस्या हम मानते हैं तो वो जल भराव की है और सड़कों की है। तो जल भराव की निकासी के लिए क्या किस तरीके से आपका रहेगा? क्योंकि अगर जो बात करें तो रुड़की में जल निकासी है ही नहीं कहीं पे भी। देखिए जी, ये तो उस समय का सवाल है जब कोई आदमी सिस्टम में बैठता है। अभी मान लो मैं पत्रकारिता में रहा तो हमने पत्रकारिता में लिखा, पत्रकारिता के सैनी जी अगर तो पत्रकारिता में ही है, सपोज दैन के आपको कोई खबर करनी है तो आप पहले ही माइंड कॉन्सेप्ट करके चलते हैं कि इस खबर को इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन यहीं पे राजनीति भी है कि यदि आपका सपना है कि रुड़की का मेयर या विधायक बनना, तो उसके लिए आपका माइंड कॉन्सेप्ट भी होगा कि किस तरीके से इस समस्या को खत्म करेंगे। नहीं, ये तो ये इकला आदमी कहीं नहीं इसमें होता। देखिए हम सिर्फ सोच सकते हैं ईमानदारी से कि इसका हल निकलना चाहिए, इसमें पूरा सिस्टम लगता है। इकला आदमी नहीं कोई होता, इकला आदमी होता तो गौरव गोयल कर देता, इकला आदमी होता दिनेश कौशिक कर देता, राणा जी कर देते, सुरेश जैन कर दे, प्रदीप बत्रा कर दे, ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा क्या है? मास्टर प्लान तो कुछ सरकार को इस बात के मास्टर प्लान तो दिमाग में रहता ही है ना, कुछ भी सहमति सबकी। मेरा कहना यह है मेरे भाई कि आप उसे मजबूर करिए नैतिक रूप से, सरकार को, जनता आपके साथ होनी चाहिए वहाँ। ऐसा नहीं कि मैं व्यक्तिगत काम लेकर चला गया इन पे, मुख्यमंत्री जी पे मैंने अपने 10 काम निकाल लिए तो रुड़की के हित तो पीछे हट जाएंगे ना। यह है मेरा कहना। नेता पहले अपने काम में लग गया यहाँ, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो व्यक्तिगत ताल्लुकात निभा रहे अपने, वो संपर्कों को अपने साधनों में लगा रहे व्यक्तिगत लाभ में। रुड़की के हित प्रभावित हो रहे वहाँ, उसमें चाहो बत्रा जी हों, ये जैन साहब हों, कोई हो, मैं पर्टिकुलर नहीं कह रहा। यदि दबाव उन पर बनेगा कि रुड़की का हित होना है और जनता को साथ रखें आप, तो कोई सी पार्टी नहीं है कि यहाँ वो काम ना हो जो चाहें। जल भराव की समस्या का भी समाधान होगा और यहाँ ये दूसरे अतिक्रमण का भी हो सके, वहाँ व्यापारियों को आप कॉन्फिडेंस मिले, उसी तरह के लोगों को आप आज्ञा करें, उनके मार्गदर्शन लें, उनका सलाह लें। और IIT जो ये संस्थान यहाँ केंद्रीय स्तर के हैं, इनमें बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे, तो उनकी सलाह लें यहाँ, अरे उन्हें शामिल करके और इसे आगे बढ़ावें अपने। अभी बहुत सारे प्रत्याशी मेयर चुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आ चुके हैं।
आपको टिकट नहीं मिलता तो आपके दृष्टिकोण में कौन प्रत्याशी ऐसा होगा जो रुड़की शहर का विकास वास्तव में कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो देखिए अभी ये आकलन नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। वो निर्दलीय भी है ना, उसमें निर्दलीय भी है। कारण देखिए, कारण क्या बनता है, निर्दलीय होगा तो उससे कहीं ना कहीं सरकार दूसरे की बन गई तो वो परेशान रहेगा। ये भी तो है ना, वो तारतम्य भी तो बनाना पड़ेगा ना। ये सवाल इसलिए हुआ है कि सुभाष सैनी जी, जहाँ तक हम आपके व्यक्तित्व को जानते हैं, आप निष्पक्ष फैसला करते हैं, आप किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन है आपके नज़रिए में? नहीं, अभी तो जब वो साबड़ा आवेंगे, अभी तो प्रक्रिया बहुत है ना, ओबीसी होगी, महिला होगी। अब मैं किसी का नाम ले दूँ, पता लगा महिला होगी, मैं किसी का नाम ले अनुसूचित होगी। तो ये अभी तो बहुत झोल है इसमें, कौन आवेगा, कैसा आवेगा, किसे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार चुनाव करा रही नहीं करा रही। पिछली बार भी 2018 में होने थे, 19 में करे, कुछ क्षेत्र अंदर कर दिए, कुछ बाहर कर दिए, कोर्ट में उलझा दिया। तो सरकार भी तो एक बड़ा, आप इसलिए तो नहीं उजागर कर रहे कि कहीं ना कहीं मंशा आपकी है कि पार्टी टिकट दे या न दे, मुझे तो लड़ना ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम उस बात पर नहीं जा रहे। हम तो लड़ लिए 2 बार, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी का फैसला बड़ा है, जो पार्टी फैसला करती है, जब हम पार्टी में हैं तो पार्टी की बात मान लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जी हम तो लड़ेंगे, हम लड़ लिए, हमारा ऐसा नहीं है कि हम लड़े नहीं हैं, और बढ़िया लड़े, हम निर्दलीय लड़े, अपने साथियों के बल पर लड़े, 5000 वोट लिए हमने, किसी को दारू नहीं दी, किसी को पैसा नहीं दिया, किसी को लालच नहीं दिया। आप इन्हें कहिए नेता जो लड़ना चाहे पैसे और दारू ना बांटे, कहीं ना लड़ लो, 5000 वोट। तो फिर तो कोई भी जीत ही नहीं पाएगा भाई। नहीं जीत, देखिए आप 2 तरह से जीत रहे हैं आप। जीत तो गोयल साहब भी गए थे, कहाँ गौरव गोयल जी जीते नहीं, कैसे उन्होंने जनता ने उन्हें अपने सिर आँखों पर बिठाया, उन्हें ऐसा नहीं है। फिर वो चले ना चले वो बाद की बात है। यहाँ घटनात्मक बने हुए भी लोग हैं, ऐसा नहीं, घटना घट गई और बन गए। भाई दिनेश कौशिक जी टिकट नहीं मिला और एकदम वो विद्रोही हो गए, जीत गए। फिर बतरा जी टिकट नहीं मिला, विद्रोही हो गए, जीत गए। तो रुड़की का इतिहास रहा है, मेयर सीट पे खासतौर से, वो नगर पालिका रही हो या नगर निगम रहा हो, जीते निर्दलीय। हाँ, मैं कह रहा ये घटनाएं घट गई, ये विद्रोही है, निर्दलीय नहीं है। ये निर्दलीय नहीं ना कह सकते, पार्टी से विद्रोह किया। मैं किसी पार्टी से विद्रोह नहीं किया, मैं हूँ निर्दलीय, वो दल में थे। चुनाव तो फिर भी निर्दलीय ही माना जाएगा ना कि निर्दलीय। विद्रोह करा पार्टी से, मैं किसी पार्टी में नहीं था। अब इसमें अंतर समझ लो। उन्होंने कहा हमें टिकट मिलना चाहिए, टिकट मिला नहीं, वो विद्रोह कर गए कांग्रेस से, दिनेश कौशिक जी। फिर बत्रा जी को टिकट नहीं था, सुरेश जैन ले गए, अगर भाई चलो टिकट मिलेगा भाजपा से, विद्रोह कर गए। ऐसे ही यशपाल राणा जी के साथ हुआ, इन्होंने ऐसे ही गौरव गोयल जी के साथ हुआ। अच्छा, अभी के अगर जो देखा जाए, जो मेयर के चुनाव आ रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी पार्टी में नहीं है और उनका साफ कहना है कि पार्टी का टैग भी नहीं लगाना है, जैसे कि चिरप जैन जी हो गए, एडवोकेट संजीव वर्मा हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं। नहीं, वो लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है भाई, वो लड़ सकते हैं, टैग नहीं पार्टी का, उनमें क्षमताएं होंगी, वो लड़ेंगे। और भाई वो जनता उन्हें किस रूम में स्वीकार करती है, वो तो जनता की बात है। देखो, अब हम भी सोच रहे थे हम जीत जाएंगे, लेकिन हम 5000 पर अटक गए। और गौरव गोयल जी के जहाँ बसते भी नहीं थे, वोट भी गिर गई, जो उन्हें जानता भी नहीं था वो भी वोट दे गया। और मयंक गुप्ता जी एक सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो 3रे नंबर पर आए, 4थे नंबर पर मैं था। और राजेंद्र बाडी जी पूर्व सांसद, वो 5वें नंबर पर थे, बड़े भाई हमारे। तो ये जनता का फैसला है, वो कब किसे कहाँ, मिनटों में समीकरण चेंज हो जा, मिनटों में चेंज। इस बार जनता रुड़की की जनता कुछ परिवर्तन चाह रही है या वो उसी देखिए, ऐसा है, मेरा कहना आज भी ये है कि पैसे वालों से थोड़ा सा बाहर को निकाल लें, जनता भी अपना फैसला ऐसा दे। चूँकि कमियां सब जगह आ गई, यहाँ पैसा आगा आ गया। ये उत्तराखंड में, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, राजनीति हो, यहाँ पैसा आगे कर दिया। मैं जब पत्रकारिता में था तो आप देखें कि यहाँ साथी हरपाल जी चुनाव लड़े, मयंक गुप्ता जी लोकसभा संयोजक हुआ करते थे। हमने पैसा कहीं देखे, पत्रकारिता में हमने विज्ञापन तो लिए हैं, लेकिन ऐसे कोई नेता नहीं बता सकता कि ये पैसे मांगे इसने, हमने इन्हें पैसे दिए हैं। विज्ञापन का पैसा आवेगा, वो तो हमारे लिए ज़रूरी है भाई।
तो हम ऊपर कैसे, विज्ञापन का पैसा तो ऊपर भी भेजना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुभाष सैनी जी, जिनका साफ लफ्ज़ों में कहना है कि पैसों को राजनीति से अगर दूर रखें तो कहीं ना कहीं राजनीति भी अच्छी होगी और शहर में विकास का योगदान भी अच्छा होगा। तो दृष्टि न्यूज़ में देखते रहिए, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।